तुझे क्या कहूँ मेरे चार अगर, उसी राह गुज़र की ये बात है, जहाँ दफ़न है मेरी हसरतें, जहाँ कैद मेरी हयात है। बदर की पैरवी में एयरपोर्ट के अहाते से बाहर कदम रखते ही रूह तक ताजगी का फ़रहत बख्श एहसास उतार देने वाली बादे नसीम ने आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहा था। सुबुक रवि से कदम उठाते हुए मलगजे से अंधेरे में डूबे इर्द गिर्द के माहौल का सरसरी सा जायज़ा ले रही उस लड़की को न जाने क्यों उस फिज़ा उन हवाओं से अजनबियत महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि शनासाई का एक एहसास था जो ज़हन के किसी कोने से बार बार उसे अपनेपन का मान सौंप रहा था। यहीं रुक जाएं, 2 मिनट में टैक्सी आ रही है। उसे अपनी ही धुन में आगे बढ़ता देख बदर ने टोका तो उस बात में सर हिलाती उसके बराबर आन खड़ी हुई। रात 9 बजे उन्होंने फ़्लाइट में खाना खाया था और अब सुबह के 6 बज रहे थे। यही ख्याल करके बदर ने पूछा तो अपने ख्यालों में गुम उसने ज़रा चौंक कर सर उठाया। ब्लैक कॉफ़ी एंड सैंडविच ऑर्डर देते उसके हाथ रकम के लिए सेलिंग बैग में गया था। आप यहीं ठहरे, मैं आता हूँ। वो हुक्म देता गुजर गया तो वो शाने उचका गई। ये सारे लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या मैं बहुत अजीब लग रही हूँ? बदर हाथ में कॉफ़ी सैंडविच थामे अचंभे नुबा बेजारियत से पूछते उसने साथ ही सामने पार्क गाड़ी के शीशे में अपना जायज़ा लिया। ढीली ढाली सी सफ़ेद घुटनों को छूती हुई कुर्ती जो ख़ास तौर पर फातिमा बी ने उसे पहनाई थी, बल्कि यहाँ के लिए उसकी वार्डरोब की ख़ास शॉपिंग करवाई उन्होंने ही थी, जिस पर एतराज़ के बावजूद उसे मानना पड़ा। पैरों में वाइट स्नीकर और गले में बड़ा सा हेडफोन और बिखरी लटों के हाले में मशरकी और मगरबी हुस्न का खूबसूरत इम्तजाज समेटे उसके ख्वाबीदा नकुश। वो अपनी बेपरवाहियों के साथ उधर से गुजरने वाली हर पुरशौक निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। लोगों के पास कोई काम नहीं है, आप ध्यान नहीं दें। सामने आकर रुकी टैक्सी की तरफ लगेज लेकर बढ़ते वो सरसरी सा बोला, वैसे मैं कह रही थी आप मुझे यहीं किसी होटल में चेक इन करवा दें। टैक्सी की तरफ बढ़ते एक मरतबा फिर उसने वही जुमला संजीदगी से दोहराया, आई थिंक हमारी इस पर बात हो चुकी है। आई नो, बट फिर आप सोच लें, एशियन सोसाइटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, बट जितना सुना है उसके मुतालिक यही जाना कि यहाँ के लोगों की मेंटालिटी थोड़ी टिपिकल होती है। सो एन मुमकिन है आपके मेरे साथ चलने से आपकी फैमिली को सोशल क्राइसिस से गुजरना पड़े, स्पेशली आप मिस जज हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स अदर एंगल से भी आपकी फैमिली को स्वेयर क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अभी सोच लें। वैसे भी मैं अकेले सरवाइव कर सकती हूँ। और ध्यान से, इतने सालों की वाकफियत में पहली बार उसे संजीदगी और मतानत से बात करते सुन रहे बदर ने अचानक उसकी जैकेट का सिरा थाम कर अपनी जानिब खींचा, जबकि वो घुटी घुटी जिसके बाइस वो घुटी सी चीख के साथ हवा के झोंके की मानिद उसकी जानिब लहराई और तसादुम से गुरेज के लिए साइड हो गया वो। जबकि वर्दा ने पीछे पलट कर देखा तो कोई तेज़ी से ट्रॉली बैग खींचता बिना सोरी की जहमत के आगे गुजर गया। इल मैनर्ड, दांत पीसते उसकी सारी बुर्दबारी सेकंड में हवा हुई थी। यहाँ सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं है मिस वर्दा। बदर ने पिछला दरवाज़ा खोला, बट आप अक्लमंद लोग कदम उठाकर सोचते हैं, उठाने के बाद ये जहमत उठाना अहमकों का वतीरा है, और आप यहाँ हमारी जिम्मेदारी हैं। आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अब्बा सब संभाल लेंगे, बैठें प्लीज़। वो मतानत से बोला तो वो सर हिलाती अंदर बैठ गई। बदर भी फ्रंट डोर खोलकर टैक्सी ड्राइवर के करीब बैठ गया। टैक्सी एयरपोर्ट का अहाता पीछे छोड़ती हुई तेज़ी से खूबसूरत वादी से गुजरने लगी। फ्रंट सीट पर विराजमान बदल का दिल बरसों बाद अपनी बहन और अब्बा से मिलने की खुशी में निहाल था, तो पिछली सीट पर नशिस्ता वर्दा की कैफियत नागुफ्ता बेसी थी। मित्रा, तुझे मालूम है ये मनाना किसे कहते हैं? तालाब के किनारे बैठे मित्रा के आगे को मुड़े टांग पर बैठते हुए निगाह कॉटेज पर टिकाए उसने इंतहाई संजीदगी से यूं सवाल किया, गोया उस पर पूरी दुनिया की तरक्की मुनहसर हो। जवाबन मित्रा साहब ने जुगाली करते यूं इग्नोर पॉलिसी को अपनाया, गोया वो यहाँ मौजूद ही ना हो। हाँ बेटे, तुझे कैसे मालूम होगा मनाना किसे कहते हैं? तू तो नाम से ही शहंशाह है। तेरी मिन्नत समाजत करना तो जैसे हम जैसे हकीर बशर का काम है। हजूर अली तो महजूज होते हैं फ़कत। अपने मसले को यूँ नज़रअंदाज किए जाने पर उसने ठीक ठाक बुरा मनाया, जिस पर मित्रा का अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रहा हो कि बात तो दुरुस्त है, हम ठहरे शाहाना मिजाज लोग। उसके अंदाज पर वो चिढ़कर कुछ कहने ही लगा था कि मान फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नन्ना अफसर जगमगा रहा था। अव्वल तो हस्बे आदत ख्याल कॉल मुनक़ता करने का था, फिर सोच कर उठा लिया, और हस्बे तवक्को 5 से 7 मिनट तक फिर उसकी खिंचाई चली शिकार का प्लान कैंसिल करने पर। फिर बिलाखिर काम के बाद 2 मिनट करके वो राब्ता मुनक़ता करने लगा कि दिलावर की ज़ुबान बिला इरादा फिसली, अच्छा तूने कभी किसी को मनाया है? मेरा मतलब है मनाना वनाना आता है तुझे या नहीं? और ख़बरदार जो फजूलियात बकी तो सीधे से जवाब देना है तो दे, वरना फ़ोन बंद कर दे। सवाल के साथ उसने तंबीह धमकी भी दी तो दूसरी जानिब भट्टी
साहब का हलक तक कड़वा हुआ, लेकिन बाज आना उनकी सरिश्त में भला कहाँ था। भाई हम आम से बशर हैं, आप जैसा शाही मिजाज नहीं अफोर्ड कर सकते जो मक्खी तक नाक पर ना बैठने दे। हम तो मनाना क्या, मिन्नत समाजत और ज़रूरत पड़ने पर कदमों में गिड़गिड़ा कर भी कर लेते हैं सामने को मनाना। दुखी अंदाज में भट्टी ने हकीकतन मुबालगा आराई की हद कर दी थी। हो गई बकवास मित्रा, और उसने बैक वक्त फ़ोन को खशमी अंदाज में घूरा। हाँ, और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मनाने की भी अक़साम होती है। तुम किस मनाने की कैटेगरी की डिटेल जानना चाहते हो, पहले वो वाजे करो। आराम से टांग फैलाकर दाम में आए सयाद का मज़ा लेने के लिए मसनूई संजीदगी का चोला ओढ़ते उसने मामले को मज़ीद पेचीदा दिखाया। अक़साम होती हैं? रियली? मित्रा और दिलावर दोनों की आंखें हैरत से उबली। जी सरकार सा, और इतना ही नहीं, इन अक़साम में भी दर्जिल अक़साम होते हैं। उधर से ठंडी आह के साथ मसले को मज़ीद गंभीर बनाने के लिए भरपूर मुबालगा आराई हुई। मसलन, तशवीश ज़दा नज़र पहले मित्रा पर फिर कॉटेज पर डालते पूछा गया, मसलन आप मनाना किसे चाहते हैं, फैमिली मेम्बर को, दोस्त अहबाब को, या समवन स्पेशल को? फिर आता है मना किस लिए रहे हैं, फ़कत सामने वाले का लाड उठाने के लिए, अपनी गलती का मदावा करने के लिए, या फिर बेकरार दिल को करार देने के लिए, यानी समवन स्पेशल को स्पेशल महसूस करवाने के लिए। फिर आता है कि आप मनाएंगे कैसे, लफ्ज़ों से, मादी अशिया से, या फिर अपना दिलो जान एक करके, कुछ इस तरह के। मैं कंवारा लड़का ऐसी बातें करता भला नहीं लगूंगा। किसी माहिर लव गुरु की तरह भरपूर छिछोरे अंदाज में बयान बांटकर अचानक अपने कुंवारेपन के एहसास पर भोंडे अंदाज में उसका शर्माना। दिलावर का हकीकतन दिल किया कि साइंस की तरक्की ऐसा कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर पाती जिस पर वक्त ज़रूरत मुक्के लात भी सेंड हो सकते। मेरी गलती थी जो मैंने तुझसे फजूल सवाल किया और तेरे वाहियात जवाबात से अपना वक्त बर्बाद किया। अब दफ़ा हो जा। चबा कर कहते दूसरी जानिब की दुहाई सुने बगैर फ़ोन लॉक करके उसने साइड पर रखा और नज़र कॉटेज पर टिकाई। पेशानी पर वापस परेशानी के 3 बल नमूदार हुए। एक मुअज़्ज़म भट्टी के अलावा कोई था भी नहीं उसके पास मदद के लिए, और वो शख्स बिना रज के ख्वार करे मदद करने का हरगिज़ कायल ना था। उसे कभी किसी ने ना मनाया था और ना उसके किसी के साथ ऐसे मरासिम थे कि मानने मनाने तक नौबत आती। मुख्तसरन इस कैफियत का इस लफ्ज़ से भी उसका ये पहला वास्ता था जो गले में हड्डी की तरह अटक गया। ऐसा नहीं था कि वो रिवायती बीवियों की तरह मुंह फैलाकर धरने पर बैठ गई थी और वो उसकी ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रख रही थी। ताहम नाराज़गी का जताता हुआ अंदाज बरकरार था। वो जो हर फिक्र को गर्द की तरह झाड़ देने वाले हरीफ ज़ादे के अफकार का मरकज़ बन गई थी। तवक्कुफ़ से मैसेज टोन की आवाज़ पर उसने फ़ोन उठाया तो मुअज़्ज़म की तरफ से वॉइस मैसेज मौसूल हुआ। असीर शख्सियत हैं आप ज़ालिम सा, ज़ुबान से भले एतराफ़ ना करें, आपका रोम रोम इकरार की माला जप रहा है और इसी खुशी में बिना तंग किए बता रहा हूँ। ख़ास इंसान को मनाने का अंदाज़ भी ख़ास होता है बुद्धू सा, और भाभी को शख्सी तौर पर ना जानकर भी मैं कह सकता हूँ कि तुम खलूसे दिल से उनके लिए जो भी करोगे वो निहाल हो जाएंगी। वैसे आमतौर पर लड़कियों को फूल, तोहफे और कहीं खूबसूरत जगह घुमाने के लिए लेकर जाएं तो मान जाती हैं। इस तनाजुर में तुम भाभी की दिलचस्पी देख लो और शुक्रिया के लिए मुंह तो फूटेगा नहीं, सो इसे एहसान ही समझना जिसे तुम्हें जल्द ही चुकाना होगा। मुअज़्ज़म के आखिरी ज़ुमाइनी अल्फाज को नज़रअंदाज करते उसने ऑडियो का अहम हिस्सा 2-3 बार रिवाइंड करके सुना। यही बकवास अगर फ़ोन पर कर देता तो तेरी वर्दी के सितारे झड़ जाते या आसमान टूट पड़ता। जवाबी वॉइस मैसेज भेजकर वो मित्रा की पीठ पर चित लेटा दोनों हाथ सर के नीचे रखकर गौर-व-ख़ौस करने लगा। कहीं बेकिनार से रत जगे, कहीं ज़र निगार से ख्वाब दे, तेरा क्या असूल है ज़िंदगी, मुझे कौन इसका जवाब दे। कैसे हैं आप अब्बा? उजलतन टैक्सी से उतरकर वो किसी छोटे बच्चे की तरह फाटक के करीब खड़े हाजी हकीम के नईफ वजूद से लिपट गया। फिर कई साल तक यूं ही खड़े दोनों 3 साल की कसर पूरी करते रहे। अल्लाह का ढेरों करम है, भला चंगा हूँ बिल्कुल। अपने शेर जवान को देखकर तो और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। उसके मजबूत बाजू नरमी से दबाते वो शिद्दत जज्बात से मगलूब लहजे में बोले, बहुत याद किया मैंने आपको अब्बा, बहुत ज़्यादा। उनकी हथेली की पुश्त अकीदत से चूमकर पेशानी से लगाते वो द्यारे गैर की तिश्नगियाँ याद करता जज्बाती हो गया था। हम भी कब गाफिल थे अपनी आंखों के नूर की याद से। उसका नूरानी चेहरा सहलाते हाजी हकीम की आवाज़ में नमी उतरी। अरे हम अपनी बातों में तो भूल ही गए कि बच्ची कहाँ है। पेशानी छूते उन्होंने पूछा तो बदर ने इस्बात में सर हिलाते दरवाज़ा खोला। उस जज्बाती मंजर से महसूस हो रही वर्दा झिझकती हुई बाहर आई। इस
उनका शफीक मुस्कुराता चेहरा देख आप ही आप लब सलामती भेजने के लिए फड़फड़ाए, लेकिन न कभी आदत थी न डाली थी, लिहाजा जुमला मुकम्मल ना हो सका। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, उसकी मुश्किल दूर करते खुश अखलाकी से जवाब देकर उन्होंने दस्ते शफकत उसके सर पर रखा तो बस पल भर के लिए उसका कबीदा दिल गुदाज हुआ। आ जाएं बेटे, अंदर चलते हैं, बाहर धूप है, आपको गर्मी लगेगी। वैसे गर्मी का मौसम तो नहीं है, लेकिन धूप में खासी तपिश है। यूं भी आजकल के मौसम का ठिकाना कहाँ। आप आएँ, आपको आदत नहीं होगी इतनी भी हरारत की। वो यूं अपनायत और फिक्रमंदी से कहते अंदर की जानिब बढ़े, गोया बरसों से उनकी पहचान, जान पहचान बल्कि करीबी ताल्लुक को। जवाबन वर्दा को उनकी पैरवी करना पड़ी। इस दौरान गाड़ी से सामान निकालकर मोहल्ले के छोटे बड़े हर साइज के बच्चे सामान उठाए उछलते कूदते हाजी हकीम से भी आगे निकल गए। अरे बच्चों, संभल कर भाई, कुछ गिरा मत देना, हाजी हकीम ने टोका। हम नहीं गिराते, सब खिलखिलाते हुए बरामदा अबूर कर गए, जबकि बदर रुक गया, क्योंकि बदर की वापसी की खबर बच्चों के जरिए जहाँ तक फैली थी, बूढ़े बुजुर्ग मर्द औरत के साथ मोहल्ले के बच्चों का टोला, कुछ पल्लू में चेहरा छुपाए औरतें सहन तक चली आईं, जिनसे बदर वहीं खड़ा होकर हाल अहवाल पूछने लगा। ये गांव वालों का रिवायती अंदाज था, खलूसे दिल से परदेसी को खुशामदीद कहने का और फौरन चले आना। लेकिन वर्दा को इस भीड़ की वजह से सरासर अपना वजूद बेपाया लगा, क्योंकि लोग वहीं से झांक झांक कर उसे भी देख रहे थे, जिसकी वजह से वो गैर आरामदेह महसूस कर रही थी, जो हाजी की जीरक नज़रों से मुख्फी ना रह सकी थी। बात, बेटे आप आराम से बैठ जाएं, ये लोग बदर से मिलने आए हैं, मोहब्बत करते हैं इससे। अभी तो ये सिलसिला कम अज़ कम भी 1.5-2 हफ्ता चलेगा। दरअसल बदर हमारे मोहल्ले का पहला लड़का है जो बैरून मुल्क पढ़ने गया था, इसलिए भी लोग इश्तियाक से मिलने आते हैं। गांव के सादा लू लोग हैं ना, वो मुतबस्सम अंदाज में कसदन तफसीलन गोया हुए ताकि वो कुछ गलत ना समझ ले, जबकि वो अचंभे से बढ़ती जा रही भीड़ को देख रही थी। आप हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लें, उसके बाद चाहें तो आप भी इनसे मिल सकती हैं। जी मैं, वो मुताज्जुब सी हुई थी। हाँ, लोग हमारे पोते के साथ हमारी प्यारी सी नवासी से भी तो मिलना चाहते हैं ना, वो मुस्कुरा कर बोले तो वर्दा पहली बार जिंदगी में यूं अपने लिए मोतबर हवाला इस्तेमाल होने पर उनका नूरानी चेहरा कई साथ तक देखे गई थी। भाई मरियम, ज़ैनब, कहाँ हैं आप लोग? ज़रा बच्ची को कमरे में ले जाएं ताकि ताज़ा दम हो जाए, थक कर आई हैं ये, मैं ज़रा बच्चों में चॉकलेट बांट आऊँ। वो शाने पर रुमाल दरुस्त करते खड़े हुए, जबकि वर्दा किचन से बरामद हुई लड़की की जानिब मुतवज्जो हुई, जो न जाने क्यों शर्मा रही थी। जाओ बच्चे, मरियम कमरे में लेकर जाएगी, और जो भी ज़रूरत हो इनसे कह देना आप। उसे पिचकारते उन्होंने टेबल से चॉकलेट का डब्बा उठाया था। गाँव में जब कोई परदेसी आता है तो आने वालों को सौगात दी जाती है, इसलिए मैं चॉकलेट बांटने जा रहा हूँ बच्चों में, आप जाएं। उसके अनकहे सवाल का नरमी से जवाब देते उसे अंदर जाने का इशारा कर वो बाहर की जानिब बढ़ गए थे। वो कुछ साथ तक वहीं खड़ी उनकी मेहरबान पुश्त देखती रही, फिर उस लड़की की तकलीद में चल पड़ी। कुछ लोगों में हुनर होता है पल में गैरों को अपना बनाने का, यही हुनर हाजी हकीम की हलीम शख्सियत में भी था, जिस वजह से रोज़ाना मुलाकात होने वालों का चेहरा तक पहचानने से इनकारी वर्दा उनसे चंद मिनट की मुलाकात में मुतासिर हो गई थी। खोई हुई हूँ इस कदर अपनी तलाश में, मौजूद हूँ जहाँ वहीं अक्सर नहीं होती। आप यहाँ खैरियत थी? हाँ, अचानक पुश से उभरी शाइस्ता आवाज़ पर, शनासा आवाज़ पर बुरी तरह चौंकते ना सिर्फ चेहरे समेत पूरा वजूद छुपा रही चादर ज़मीं बोस हुई, बल्कि हाथ में मौजूद पेपर्स भी बिखर कर गिरे थे। चादर को वैसे ही छोड़ वो हड़बड़ा कर पेपर समेटने झुकी तो उसकी बौखलाई हालत देख खुद मुअज्जम बौखला गया था। खैरियत है? वो पेपर समेट कर मताए हयात की तरह छुपाती हुई खड़ी हुई। मुअज्जम ने तहय्युर से पूछा, मेरी खैरियत? आपका दर्द सर कब से हो गया? और आप क्या जासूसी कर रहे हैं मेरी? हर जगह बिना दस्तक बरामद हो जाते हैं, मसला क्या है आपके साथ आखिर? उसकी छापा मार नज़ूल से निहायत खाइफ वो बरस पड़ी थी। मसला मुझे तो कोई नहीं, अलबत्ता आपको कोई मसला लग रहा है, आप मुझे बताएं, मैं अगर आपकी हेल्प कर सकूं। उसकी गोलाबारी के वक्त जवाब में वो फिक्रमंदी से पेशकश कर रहा था। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे किसी किस्म की मदद दरकार नहीं, लिहाजा इत्तफाकन भी कहीं मुझ पर नज़र पड़ जाए तो मेहरबानी फरमाकर नज़रअंदाज करते गुजर जाइएगा आइंदा से। नीचे से चादर उठाते शाहाना अंदाज में हुक्म जारी हुआ। हमा वक्त निगाहों में बसे रहने वालों को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होता। उसके कुछ धूप कुछ गुस्से की वजह से सुर्खियां झलका रहे हसीन चेहरे पर फिसलती निगाहों को दुपट्टा वो बुड़बुड़ाया था। क्या कहा? कुछ नहीं, दरअसल मैं पूछ रहा था आप गांव के अंदरूनी हिस्से में वो भी अकेली क्यों आई हैं, बिना गाड़ी या मुलाजमा के? मुअज्जम ने कुछ तशवीश से पूछा। जैसा रोब वो अपनी शख्सियत में रखती
और जिस ठाठ और शाहाना अंदाज को वो कैरी करती थी गांव के उस हिस्से में अकेले, वो भी यूं स्याह चादर में छुप कर आना ना सिर्फ तशवीशनाक था बल्कि पूरा असरार भी। आपको मसला है कहीं भी मेरे आने जाने से? उसकी तेवरियां आया होने लगी थी, खौफ से खतरनाक हद तक वो चढ़ चुकी थी। नहीं, लेकिन मैं अकेली आऊँ अपने मुलाजमों के साथ, उनकी फ़ौज लेकर साथ आऊँ, बारात लेकर आऊँ या जुलूस? आपको क्या मसला है मुअज़्ज़म सा? आप क्यों मेरी चौकीदारी में लगे हुए हैं? रहें अपने अजीज़ दोस्त और उनके अजीज़ों के साथ, बस मेरी जान बख्श दें। गुस्से से नथने फुलाकर हाथ जोड़ती वो जल्दी से खाकी लिफाफा चादर में छुपाती अब घूर रही थी उसे। आप दोनों बहन भाई सुबह शाम कड़वे करेले का जूस पीते हैं, उससे कुला करते हैं, या आप दोनों का टूथपेस्ट बनाई तीखी मिर्च से है? धुआंधार गोलाबारी के जवाब में ऐसा भड़कता हुआ सवाल करने की हिम्मत बिलाशुबा मायानाज शख्सियत भट्टी साहब का ही हौसला था। जी कुछ ऐसा ही है, लिहाजा आप इज्तना भी करें कलाम से। जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहती वो मुड़ने लगी थी कि अगर वाकई कोई मसला है तो आप मुझे कह सकती हैं, मेरा वादा है अपनी जान से ज़्यादा आपके राज की हिफाजत करूँगा। वो हमकते दिल के हाथों मजबूर फिर पूछ बैठा, अब के वो बिना भड़के नहायत आहिस्तगी से अजब सोजो अलम लिए आंखों में मुड़ी थी। किस कदर अजीब इत्तफाक है ना, मेरे मसलों की सुनवाई के लिए किसी के पास वक्त नहीं है तो कोई अपनी जान अमानत रख रहा है। पर खैर, मैं अपने मसाइल खुद करने की अहल हूँ, शुक्रिया। फीके बेरंगो साज लहजे में कहती वो चादर से अपना हसीन चेहरा ढकते हुए एक सिमत चल पड़ी। दूर से बेहद मुकम्मल और खुशबाश नजर आने वाले घरानों में अक्सर ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें अदम तोजही की आंधी तिनका तिनका बखेरती है। तासुफ से कहता वो भी सुस्त कदमों से मुखालिफ सिमत बढ़ गया था। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम बाहर जा रहे हैं। कमरे में कदम रखते उसने उजलतन कम हुक्म जारी किया था। खैरियत, कहाँ बाहर? हवेली या अब्बा के घर? आपको आपके घर भी ले जाएंगे, फ़िलहाल तो हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी से चलें। हड़बड़ी मचाते अंदाज में आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब एक जानिब रखते उसने उजलत मचाई, कम अज़ कम हम अबाया तो पहन लें। मुक़द्दस उसकी फुर्तियों पर मुतहय्यर सी खड़ी हुई, उसकी भी ज़रूरत नहीं, फ़कत चप्पल पहन ली, हम बाहर यानी बाग की सैर के लिए निकल रहे हैं, आ जाएँ अब जल्दी से। मज़ीद वाज़े करता वो खुद हवा के घोड़े पर सवार दरवाजे की सिम पड़ गया। आ जाएँ, रुक क्यों गई? आहट को हम कदम ना देख वो मुड़ा, हम नहीं आ सकते। क्यों? वो अचंभे से फासला समेट कर करीब आया। हमें हमारे अब्बा और भाई के बाद सिर्फ आपने देखा है, आपके बाद हम किसी भी गैर मर्द की निकाब पड़े हम पर, उसकी इजाज़त ना हमें हमारा दीन देता है और ना ही दिल। हमेशा की तरह शफाफ आंखों से उसे कायल करती वो साफ गोई से गोया हुई, आप आ जाएं। सेकंड के तवक्कुफ से उसने चौड़ी हथेली फैलाई, लेकिन आप ही ने बताया बाहर 200 के करीब मुलाजिम काम करते हैं। वो अब के तशवीश में पड़ी, साथ मैंने ये भी तो बताया था कि वो 200 मुलाजिम मेरे हुक्म के ताबे हैं, मेरी इजाज़त के बगैर वो निगाह उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते। आप पर नज़रें गलत डालने का तो जुर्म करना बहुत दूर की बात है। बड़े इस्तेहकाक से कवि उंगलियों की गिरफ्त में उसकी मरमरी कलाई नरमी से कैद करता। वो मजबूत कदम चौखट अबूर कर गया उठाकर। वो एक वज्द की कैफियत में उसके मजबूत कदमों की हमरा उसके साथ खिंचती चली गई।